हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जॉश पर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत, और इस लोकतंत्र की रीढ़ है एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन। आज हम इसी की कहानी को जानेंगे, भारत का चुनाव आयोग। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स इलेक्शन आखिर फेयर कैसे रहता है, कैसे ये मुमकिन हो पाता है? इसका जवाब सिर्फ एक नाम में छुपा है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए आज इसी पावरफुल बॉडी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये आयोग लोकतंत्र का गार्डियन कैसे बना, इसे अपनी जबरदस्त पावर आखिर मिलती कहां से है, और एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कैसे ये एक मेंबर से 3 मेंबर की बॉडी बन गया। साथ ही हम देखेंगे कि इसके कमिश्नर्स को अपॉइंट और रिमूव कैसे किया जाता है, इनके मेन फंक्शंस क्या हैं, और सबसे जरूरी, ये सब हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए इतना मैटर क्यों करता है। तो सबसे पहले, ये है कौन? भारत का चुनाव आयोग, जिसे हम ECI भी कहते हैं। ये वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके कंधों पर भारत की पूरी चुनावी प्रोसेस की जिम्मेदारी है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि हर एक वोट की गिनती हो और हर आवाज को सुना जाए। अब आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि इस संस्था को किसी सरकार ने या संसद ने कानून बनाकर नहीं बनाया। इसे अपनी शक्ति, अपनी पावर सीधे भारत के संविधान से मिलती है, और यही एक चीज है जो इसे सरकार के किसी भी दखल से आजाद और बेहद शक्तिशाली बनाती है। तो सवाल यह है कि ये जबरदस्त पावर आती कहां से है? इसका सोर्स है हमारा संविधान, जो इस संस्था के लिए एक कवच, एक ढाल की तरह काम करता है। हमारे संविधान का पार्ट 15 पूरा का पूरा इलेक्शंस को ही डेडिकेटेड है, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं 324 से 329 तक, वो ECI की A to Z हर चीज बताते हैं, उसकी शक्तियां, उसके काम, उसके सदस्यों का कार्यकाल, सब कुछ। और हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये तारीख याद रखिएगा, आगे इसका जिक्र फिर आएगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज हम जिस ECI को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी बनावट में बहुत बदलाव हुए हैं। एक सदस्य से शुरू होकर 3 सदस्यों तक पहुंचने का इसका सफर काफी ड्रामेटिक रहा है। तो देखिए हुआ क्या। 1950 से लेकर लगभग 1989 तक ECI में सिर्फ एक ही मेंबर होता था, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर अक्टूबर 1989 में अचानक इसे 3 सदस्य बना दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही महीनों बाद जनवरी 1990 में इसे वापस 1 सदस्य कर दिया गया। फाइनली 1993 में जाकर इसे परमानेंट रूप से 3 सदस्यीय बॉडी बनाया गया, जिसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार-बार बदलाव क्यों हुए। इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है और एक बहुत ही दमदार शख्सियत की कहानी भी। इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में एक ही नाम था, TN शेषम। शायद भारत के इतिहास के सबसे दबंग और असरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक। सोचिए, उन्होंने उस दौर में ऐसे सुधार किए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। इलेक्शंस के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगा दी, पार्टियों के खर्चों की लिमिट तय कर दी, और तो और जो उम्मीदवार नियम नहीं मानते थे उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी। उनके इन बोल्ड स्टेप्स ने भारतीय चुनावों का चेहरा ही बदल कर रख दिया, और इन्हीं की वजह से सरकार को उनकी पावर को बैलेंस करने के बारे में सोचना पड़ा, जिसके बाद 1993 में ये 3 मेंबर कमीशन फाइनल हुआ। तो अब सवाल ये है कि लोकतंत्र के इन गार्डियंस को चुनता कौन है, और ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि वो बिना किसी दबाव के इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। चलिए अब इनकी नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया को समझते हैं। इन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल होता है 6 साल का या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। पर सबसे जरूरी बात, इनका स्टेटस और सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, और ये सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसका मतलब यह है कि इस पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती, जिससे इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनी रहती है। अब इन्हें अपॉइंट करना तो ठीक है, लेकिन इन्हें हटाना वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, खासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC को। उन्हें हटाने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है, बहुत ही मुश्किल। हाँ, जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर। यह चीज CEC के पद को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देती है। और यहीं पर एक आम कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि CEC पर महाभियोग या इम्पीचमेंट चलता है, लेकिन टेक्निकली ये सही नहीं है।
हमारे संविधान में इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, हमने इसकी बनावट और पावर्स के बारे में जान लिया, पर आखिर ये कमीशन करता क्या क्या है? इसका काम सिर्फ वोट डलवाना नहीं है, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। चलिए इसकी कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर नजर डालते हैं। संसद के चुनाव हों या राज्यों के, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी सब यही कमीशन कराता है। हम और आप जिस वोटर लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, उसे तैयार करना और अपडेट रखना भी इसी का काम है। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, उन्हें उनके चुनावी चिन्ह जैसे कि हाथ का पंजा या कमल का फूल अलॉट करना, ये सब भी ईसीआई ही करता है। और शायद इसका सबसे पावरफुल टूल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता लागू करना। ये वो नियम हैं जो ये पक्का करते हैं कि चुनावी मैदान में हर पार्टी, हर उम्मीदवार एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर खेले। और जमाना बदल रहा है तो ईसीआई ने भी खुद को बदला है। आज के डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चुनावों को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। जैसे कि एक ऐप है सी विजिल, ये हम जैसे आम नागरिकों को पावर देता है कि अगर हम कहीं भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन देखें तो तुरंत उसकी रिपोर्ट कर सकें। एक पीडब्ल्यूडी ऐप है जो दिव्यांग मतदाताओं की मदद करता है उन्हें वोटिंग बूथ तक पहुंचाने में। ये छोटे छोटे डिजिटल टूल्स दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सकता है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब हमारे लिए, एक आम नागरिक के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसका जवाब कुछ ज़रूरी फैक्ट्स में छुपा है जो हमें हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जोड़ते हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? वो थे सुकुमार सेन, और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी वीएस रमा देवी। देश के पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। जरा सोचिए उस वक्त ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। और हाँ, हम सबको जो वोट देने का अधिकार मिला है वो आर्टिकल 326 के तहत प्रोटेक्टेड है। याद है मैंने शुरू में एक तारीख याद रखने को कहा था, 25 जनवरी। यही वो दिन है जब 1950 में इलेक्शन कमीशन बना था, और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 2011 से हर साल इसे नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक रिमाइंडर हमारे वोट की ताकत का। और आज की चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बिना, एक ऐसी संस्था के बिना जो सत्ताधारी पार्टी से डरे नहीं और निष्पक्ष चुनाव करवा सके, क्या सच्चा लोकतंत्र मुमकिन है? क्या डेमोक्रेसी सच में एग्जिस्ट कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।